जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तापन, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ये नकारात्मक नहीं जबकि सकारात्मक हैं। ये नहीं होते तो पृथ्वी दिन में आग व रात में वर्ष का गोला बनती। जीवन के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट गैस है ग्रीन हाउसेज गैसेज। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी में जो भी रेज आती हैं फिर उससे टकराकर हमारे वातावरण को गर्म करती है। ग्रीन हाउस गैस सूर्य के सौर विकिरण के लिए परमाणु परागम्य आने देती हैं और पार्थिव विकिरण के लिए अपरागम्य जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं जाने देती, जिससे रात तक जो तापमान है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता। वह पृथ्वी को ये गर्म रखने में मदद करता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं? जलवाष्प, CO2, CFS, N2O, HFC, HFH। वहीं यह प्राकृतिक रूप से उपस्थित है। इन्हीं के कारण जल तल अवस्था में जो जीवन गैस के अनुपात में वृद्धि जो जीवन नितांत के लिए आवश्यक है। मानवीय गतिविधियों द्वारा ग्रीन हाउस गैस के अनुपात में वृद्धि आने से ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि होने लग जाती है, तो पृथ्वी का तापमान अत्यधिक वृद्धि में होता है। यह वैश्विक तापन को बढ़ाता है जो जलवायु परिवर्तन करता है। वैश्विक तापन मानव जनित ग्लोबल हीटिंग प्राकृतिक रूप से होने वाली एक घटना है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें विकासशील देश उद्योग लगाएं व CO2 निकालें व विकसित देश जो हैं वो लिमिट करें और CO2 उत्सर्जन करने में को बंद करें। विकसित देश वर्सेस विकासशील देश, ये कम विकास व कम CO2 निकालें, ये ज़्यादा विकास व ज़्यादा CO2 निकालते हैं। यहाँ कार्बन क्रेडिट होगा तो कार्बन ट्रेड होगा। विकसित देश विकासशील देश से लिमिट में CO2 खरीद कर अपने देश के उद्योग व विकासशील देशों से पैसा लाद लेते हैं ताकि विकासशील देश उन पैसों से अपने उद्योग लगाए व CO2 निकाले। कार्बन क्रेडिट्स विकासशील देश बेचते हैं विकसित देशों को। USA ने कहा इंडिया एंड चाइना विकासशील नहीं है। वह USA ने कहा पृथ्वी में कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, यह ग्लोबल हीटिंग है। वह स्वयं को CDM से निकाल दिया। वह पेरिस समझौते से भी निकले 2015 में। USA निकल गया। वह USA की कैटेगरी में इंडिया व चाइना विकसित है। ग्लोबल हीटिंग पृथ्वी पर हिमयुग व अंतर हिमयुग की साइकिल का यह चक्र चलता रहता है। पृथ्वी पर दूसरे प्रकार के जीवों या पादपों का युगम आता है। पृथ्वी का अंतरिम वायुमंडल, जब पृथ्वी गर्म आग का गोला थी उससे पृथ्वी में संकोचन हुआ और जिसके कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल बना वो बहुत ज़्यादा विषैला था। अंतरिम वायुमंडल, इसमें धूल राख जल वायु में थी और CO2 25% था। इसके कारण पृथ्वी पर बहुत सालों तक अम्लीय वर्षा हुई। पृथ्वी पर जलवाष्प संघनित होकर वर्षा का युग आया जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। फिर वायुमंडल साफ हुआ जिससे वर्षा होने पर वहीं पादप सागरों में प्रकाश संश्लेषण कर CO2 निकाला। पेड़ व जीव उससे बढ़ने लगे। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं, पानी सागर में गया है। वह सागरीय प्लेट पतली होती है। चौड़ाई प्लेट के नीचे मैग्मा है तो भार के कारण मैग्मा जलवायु विस्फोट निकाला। जलवायु से धूल व राख के कण निकले। 1000 लाख में धुंध राख निकली। वहीं पृथ्वी का जो वायुमंडल था धूल राख की चादरें जो सौर विकिरण आने से रोकती हैं। पृथ्वी पर हिमयुग आने लग जाएगा अगर बहुत ज़्यादा जो ज्वालामुखी फटने लगे। पृथ्वी बर्फ की चादर से बन जाएगा। यह चादर सौर पवन द्वारा डस्ट एंड एशेज हटी व स्वर का तापमान आएगा प्लस ताप में वृद्धि होगी वहीं और बढ़ता जाएगा और जब तक मेन ताप इतना बढ़ेगा कि सारे हिमनद पिघल जाएंगे व उसका भार महासागरीय प्लेटों पर पुनः पड़ेगा जिससे महासागर के जीव जलवायु में उद्गार होगा व पुनः हिमयुग आएगा। वह सब जीव मर जाएंगे, न्यू जीव आएंगे व विकसित जीव पृथ्वी पर बढ़ेंगे व राज करेंगे। मानव ने अंतराहिम साइकिल को ग्रीन हाउसेज गैसेज के उत्सर्जन कर सामान्य तापमान वृद्धि दर को बढ़ाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तापमान वृद्धि दर अत्यधिक तीव्रता से बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग होगी। करंट अफेयर्स में प्रश्न आता है कि यह कठिन नहीं होते, ये लॉजिकल प्लस फैक्चुअल होते हैं। करंट अफेयर में लॉजिक्स ढूंढने जाते हैं, यानी पृथ्वी पर ताप
बढ़ नहीं रहा है, जबकि पृथ्वी का ताप कहीं बढ़ा है व कहीं कम हो रहा है। पृथ्वी तापमान में असंतुलन आ रहा है। एग्जाम्पल, हिमालय का ग्लोबल वार्मिंग में ताप अत्यधिक कम व बढ़ कुछ स्थान पर कम हो रहा है, कई स्थान पर बढ़ रहा है। भारत में वैश्विक तापमान असंतुलन हो रहा है। कुछ स्थानों पर जहाँ तापमान कम हो रहा है वहाँ मिनी आइसें जा रही है, जिसको मिलान कोविड साइकिल आती है। अंतराह्यूमीय काल में कहीं स्थान पर मिनी आइसें जाती है। एग्जाम्पल, साइबेरिया 3-4 हजार साल पहले साइबेरिया में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते थे। मिनी आइसेज के कारण ग्रीनलैंड आइसलैंड बन गया और आइसलैंड ग्रीनलैंड बन गया। 2024 अब इसमें क्या है, खराई ऊँट को थार ऊँट प्रजाति से अलग करा गया, क्योंकि जो ये है खराई ऊँट को थार ऊँट की प्रजाति से अलग कर दिया गया, क्योंकि जो खराई ऊँट है वो पानी में तैरने वाला ऊँट है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव, ये है जलवाष्प प्राकृतिक तौर पर आती है और वो है CO2, CH4, NOx प्लस एरोसोल्स। ये कोई भी गैस पृथ्वी को ताप में योगदान देती है। ग्रीन हाउस प्रभाव की क्षमता, ये क्षमता गैस की पोटेंशियल्स को बताती है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैस इफेक्ट देती है, यह परसेंटेज के द्वारा देखते हैं। CFC ये बहुत ज़्यादा हार्म करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के 100 गुना ज़्यादा नुकसान करती है। अगर एक CFC होगा वो 100 कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमको वातावरण में ज़्यादा दिखती है, इसलिए इसका कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा इसका पता चलता है। ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल की एक CO2 का पोटेंशियल 1 है, वहीं एक CH4 का पोटेंशियल 28 है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का 265, HFC का हाइड्रोक्लोरिक कार्बन का 140 से 11,700 तक, PFCF वही फ्लोरोकार्बन का 6,500 से 9,200 तक। सबसे ज़्यादा इसमें घातक होता है SF6 जो सल्फर हाइड्रोक्लोरिक साइड्स होते हैं, जो 2,300 वो 23,500 तक होता है। नोट, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, पोटेंशियल इनका CO2 के समान कहीं ज़्यादा कम होता है। उत्सर्जन, प्राकृतिक तौर पर ज़्यादा उत्सर्जन के बाद वर्षा हो जाती है। CO2 का उत्पन्न एक तो प्राकृतिक और मानव निर्मित होता है, प्राकृतिक श्वसन द्वारा और मानव से उद्योग वाहन द्वारा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन में CDM रेस चल रही है कि वास्तविकता में जलवायु परिवर्तन के लिए कौन ज़्यादा गैस जिम्मेदार है। सही में CO2 गैस का उत्सर्जन औद्योगिक व औद्योगिकीकरण से आया है। यह 300 वर्ष से विकसित विकासशील देशों में CO2 का उत्सर्जन बढ़ रहा है, वह CDM द्वारा छोड़ रहा है। वहीं अगर ये लोग झूठ बोलते हैं विकसित देश, ताकि उनको कार्बन क्रेडिट्स में पैसे ना दे पड़े। वह कहते हैं कि विकसित देश ग्लोबल वार्मिंग करते हैं और CH4 के कारण CO2 1 व CH4 8 है। यह बताते हैं कि GWP की बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई 28 गुना ज़्यादा घातक है। मानव द्वारा कृषि मोस्टली धान की खेती से जो है CH4 निकलता है। धान की खेती में मोस्टली CH4 निकलता है, जो कि खेतों के विकासशील देशों में हो रहे हैं। CH4 का उत्सर्जन पशुपालन से भी होता है। विकसित देश मोस्टली मांस पर आधारित, जहां पशु विकसित देशों में होते हैं, वहाँ भोज्य कार्य के लिए रेड मीट इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा CH4 निकलता है। मक्का खिलाते हैं जिससे सबसे ज़्यादा CH4 निकलता है। पिग्स को मारकर खाया जाता है। पशुपालन अत्यधिक बड़ा उत्सर्जन है। CH4 दो प्रकार के होते हैं, पशु फॉर्म जहाँ पशु पालते हैं औद्योगिक प्लस रेड मीट के लिए, क्योंकि यहाँ कोई पशु को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाकर से वो लोग CH4 को छोड़ते हैं। कृषि, विश्व की अधिकांश कृषि योग्य भूमि उत्पादन है। भोजन पशु है जो कि विकसित देश करते हैं। यहाँ ही से किसानों की आय द्विगुना करने की बात की जाती है। ऑयल केक, यहाँ ऑयल केक बनता है, गुड़, दाल, तिलहन, ये सब चीज़ों को मिलाकर जानवरों को देते हैं, जिससे जानवरों का पेट साफ होता है और वो CH4 का कम उत्सर्जन करते हैं। विदेशों में भारत में ऑयल केक बेच रहा है, जिससे CH4 का उत्सर्जन कम होगा। एरोसोल, हवा में छोटा, ठोस और उतराता कण होता है, जो प्राकृतिक तौर पर धूल व राख के कण में होता है। ये मरुस्थल से जलवायु ज्वालामुखी तक हो सकता है। मानव जनित, जो जीवाश्म ईंधन जलाने और आग, कृषि अपशिष्ट को जलाने, सल्फेट, नाइट्रेट, ब्लैक कार्बनिक एयरसोल्स से बनता है। एयरसोल ग्रीन हाउस देने वाले कण हैं। यह एक निश्चित स्तर पर वायुमंडल में होने ही चाहिए, क्योंकि यह वर्षा कराते हैं। यह हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं जो बादल निर्माण करते हैं, मेघ के प्रकाशीय गुण में परिवर्तन करते हैं। एयरसोल्स के ज़्यादा होने पर मेघ बारिश कराने वाले होते हैं, वह वर्षा नहीं करा पाते। मेघ यदि वर्षा होने वाली होती है तो ज़्यादा एयरसोल होंगे तो वर्षा नहीं कराएंगे। जो मेघ वर्षा नहीं कराते, अगर उसमें एयरसोल्स डालेंगे तो वर्षा होगी। इसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं, जैसे बारिश में पिसा हुआ नमक डाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक न्यूक्लियाई में एयरसोल्स
गैस संघनित होते हैं जो वर्षा कराते हैं। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराना सही है गलत? दिल्ली में ठंड में पॉल्यूशन होता है जिसके स्तर को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन उपाय है, पर ठंड में दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ आता है जो यदि दिल्ली में वर्षा कराते हुए खतरनाक रोगों को भी लाता है, इसलिए दिल्ली में इफेक्टिव नहीं है। ब्लैक कार्बन सूक्ष्म कण जीवाश्म ईंधन के लिए जलने पर जो कण नहीं जलता उससे कालिक जैसा बनता है, इसे ब्लैक कार्बन कहते हैं। इसे अपूर्ण धन से बनता है। ग्रीन हाउस एरोसोल्स इसका PM 2.5 हिस्सा होता है, वाहन में मोस्टली निकलता है। बाइक से लीड डालते हैं तो ये अपूर्ण दहन से ब्लैक कार्बन का बहुत सारा स्रोत निकलता है। CO2 में 460 से 150 गुना तक खतरनाक होता है। ब्लू कार्बन कोई गैस नहीं है, ये सागरीय व तटीय वनस्पति हैं जो फोटोसिंथेसिस कर वातावरण से CO2 को लेते हैं व CO2 को वनस्पति पदार्थ में बदलते हैं। ये सकारात्मक चीज़ है, यह CO2 को रिमूव नहीं करते। ब्लू आइस ये NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स द्वारा आदेश दिया जाता है। गंगा नदी को ब्लू आइस फ्री घोषित करना। नागरिक उद्यन भार न्यूनीकरण आधारित करने के लिए कम भार के लिए ब्लू आइस का उत्सर्जन करते हैं। ये वाटर को ऊंचाई से फेंकते हैं जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वह ब्लू आइस है। गंगा पर ब्लू आइस छोड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा गलत है। जलवायु वर्गीकरण का परिवर्तन का प्रभाव, टेम्परेचर का असंतुलन हो रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव, पृथ्वी पर वर्षा का तथा तापमान के वितरण स्थिति, बाढ़ की स्थिति, हीट वेव्स, 1 घंटे में 5% तापमान बढ़ने पर लू चलती है, सूख की दया प्राकृतिक आपदा की तीव्रता में वृद्धि कराती है। एग्जाम्पल है चक्रवात की तीव्रता बढ़ जाती है सागरीय क्षेत्रों में 27 सेल्सियस पर या उससे ज़्यादा पर बनते हैं। ताप में वृद्धि से हिमनद पिघलते हैं, सागरीय स्तर में वृद्धि होती है। विश्व के बड़े औद्योगिक केंद्र बंदरगाह जलमग्न हो जाएंगे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन, पेरिस, स्टॉकहोम, ओस्लो, हेलसिंकी, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, मालदीव, ये बड़े बड़े जो शहर हैं जलवायु परिवर्तन के कारण डूब जाएंगे। प्रवाल द्वीप समूह देश सबसे पहले जलमग्न होंगे। फोटिक जोन अफोटिक जोन में बदल जाएगा। सागरीय विविधता समाप्त हो जाएगी। विविधता की समाप्ति भोजन की कमी लाएगी। सागरीय अम्लीकरण, ओशन एसिडिफिकेशन होगा। सागरों की प्राकृतिक CO2 के अवशोष से उत्सर्जन में परिवर्तन हो जाएंगे। सागर में CO2 घुलती है, वह पादप CO2 घटाते हैं, पर पशु पादप मरने से CO2 और फैलेगा। स्थल आधारित पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, फॉरेस्ट फायर, डिफेंस मैकेनिज्म, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली आवश्यकता घटना, इससे तीव्रता में वृद्धि, आपदा आएगी। यह स्थलीय परितंत्र को पूर्वाध समाप्त, वन की सघनता हमेशा के लिए कम हो जाएगी, उसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। जीव व मानव स्वास्थ्य, जीवों पर प्रभाव, विलुप्त होने लगते हैं। जब विविधता समाप्ति कम होगी, प्राकृतिक आवास की कमी हेतु जिम्मेदार, जीवों के मौसमी व स्थायी प्रवास को प्रेरित करता है। यह प्राकृतिक प्रवासन नहीं होना, यह मानव जनित है। वहीं मानव एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होएगा, जानवरों द्वारा मानव पर हमला होना बढ़ेगा। आक्रामक विदेशी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि व मूल तंत्र परितंत्र समाप्त हो जाएगा। जीव संसाधन के असंतुलन को पैदा करेगी। बिग कैट्स, लॉयन, टाइगर, चीता, लेपर्ड प्राकृतिक आवास की कमी के कारण समाप्ति होगी। सागरीय जैव विविधता समाप्त प्लस अम्लीकरण होगा। पादप विविधता की कमी के कारण खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो गई है। वहीं जीवों की संख्या में कमी आएगी। मानव पर प्रभाव, श्वसन, हृदय तंत्रिका तंत्र पर रोग, लंबे समय के अंतराल पर मस्तिष्क संबंधी रोग, धूल, CO2 स्तर में वृद्धि, हीट अटैक्स होना, हार्ट O2 की कमी या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा हो जाएगा। फोटोकेमिकल स्मोक्स की प्रभाव होगा। इनफर्टिलिटी, जैविक साइकिल में असंतुलन होगा। अर्थव्यवस्था प्रभाव बढ़ेगा। विश्व व्यापार के नकारात्मक प्रभाव होंगे। बंदरगाह जलमग्न हो जाएंगे। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था समाप्त होगी। मृदा, वृक्षा, जल परिवर्तन होगा। समाज असंतोष बढ़ेगा। यह असंतोष समाज में क्राइम, अपराध की ओर ले जाएगा। प्रवासन, पर्यावरण शरणार्थी बनेंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन से लोग चले जाएंगे। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। यह जलवायु परिवर्तन कानूनी ढांचा और सिद्धांतों को नियंत्रित करता है। माल्थस, चार्ल्स डार्विन, औद्योगिक क्रांति, जैसे माल्थस ने मानव जनसंख्या के बारे में बताया, चार्ल्स डार्विन ने आवास के अनुसार परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति ने प्रदूषण के आधार पर। फिर वहीं बुक आई साइलेंट स्प्रिंग जो USA से निकाली, वह USA से हरित क्रांति व पर्यावरण नियोजन की बात आई। 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। 5 जून 1972 को भारत वन्य जीव एक्ट पास हुआ। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। NPWLS जैव आधारित क्षेत्र बने। 1972 में कोई भी नियम बाध्यकारी नहीं था। आलोचना है, कारण अच्छे परिणाम नहीं थे। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुई। 22 अप्रैल को
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में ये एक बाध्यकारी उपबंध था। प्लस UNFCCC को भी बनाया गया। इसमें 1992 से 1993 में बना। इसमें 197 देश UN वाले देश थे। वहीं 192 पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील एजेंडा 21 आया। 1997 में पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। 2002 से 3 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 2012 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो रियो 20 में हुआ, जिसमें एजेंडा 20 का अंतिम प्रारूप दिया गया। पर्यावरण UNFCCC मेंस के लिए ये फंडिंग देता है। UNSS वह पैसा वर्ल्ड बैंक देता है। ओनली वर्ल्ड बैंक ही UNICEF के कहने पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पैसे देगा। ये पैसे आ सकते हैं NGO से। USA वाले स्पॉन्सर कर या डायरेक्ट गवर्नर को पैसा देंगे, कंपनी के रूप में कार्य करते हैं, वह दूसरे देशों को फंड देते हैं। इंडिया NGO से दूर रहता है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर USA के खिलाफ होगी तो NGO उसको बंद कर देते हैं। NGO USA वर्जिन अर्थ ग्रुप है। एजेंडा 21 आने वाली 21वीं शताब्दी में कोई भी पेरिस पर्यावरण के लिए होंगी, कोई भी चुनौतियाँ होंगी, उस हिसाब से है। UNFCCC 1992 रियो से निकला। इसमें COP सम्मेलन कठोर कार्य पर बल दिया जाता है। COP3 क्योटो प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में 1997 में पर्यावरण संरक्षण का सार जापान में 2005 से लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण हेतु वास्तविक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली प्रणाली का विकास किया। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स में विकसित और विकासशील देश आए। विकसित देश विकासशील देशों को पैसा देते हैं फॉर उद्योग। विकसित देश कार्बन क्रेडिट्स देते हैं बदले में। कार्बन ट्रेड्स होते हैं जो CDM से निकला। कार्बन क्रेडिट्स CDM संयुक्त कार्य क्रियान्वयन है। इसमें कठोर तरीके यानी कि विकासशील देशों को पैसा देंगे जब तक कि विकासशील देश विकसित ना हो जाएं, कि जिस दिन विकासशील देश विकसित हुआ उस पे न्यू विकसित अन्य विकासशील देशों पर उसको अलग क्रेडिट पैसा देना पड़ेगा। COP13 बाली 2007 जिसमें इंडोनेशिया में हुआ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाली प्रोटोकॉल 2007 बाली रोड मैप 2012 में हमें ग्रीन हाउस गैस में गहन कटौती करना, अनुकूलन निधि अपनाई। निधि अनुकूलन दीर्घकालिक एक्शन प्लान ऑन अनुकूलन निधि फंडिंग के लिए प्लस वनों के आवरण पर बल देने के लिए। 2015 में कोपनहेगन 2009 USA प्लस बेसिक देशों ने समझौते का मसौदा तैयार किया जिसमें वैश्विक तापमान ओनली 2 सेल्सियस तक ही रखना है। COP16 में कानकून 2010 में आया कानकून समझौता। GHG का स्तर 2020 में 1990 के स्तर से 25% से 40% कम करना, वहीं 2% से कम होगा। वहीं ग्रीन क्लाइमेट फंड्स भी आए। 2021 से पेरिस समझौता 2015 में 2017 में लागू किया गया। कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। देश को वित्तीय तकनीकी क्षमता निर्माण का ढांचा तैयार करना। डार्बन प्लेट और COP17 से पहले को कहा कि COP21 आएगा। दीर्घकालिक का कार्य पर फोरम CDM का विकास होगा प्लस इसको साझा किया जाएगा। दीर्घकालिक कार्य पर किया जाएगा। NDC राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान UNFCCC को देगा, वह तकनीक भी देंगे। टेम्परेचर औसतन ताप वृद्धि 2 सेल्सियस से कम या 1.5 से ज़्यादा नहीं स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। यही की वजह से USA यहाँ से निकल गया, क्योंकि USA ने बोला इंडिया प्लस चाइना को पैसा नहीं देंगे। वैश्विक स्टॉकहोम चेक करना, जो पैसे देशों को कहा है वो दिया कि नहीं। कार्बन न्यूट्रल कार्बन सिंक में वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन का कार्बन का अवशोषण करके संतुलन लाना, ओनली मानवजनित कार्बन का। नेट जीरो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, भारत 2070 तक इसको हासिल करेगा। यह COP26 से UNFCCC का लक्ष्य है कि ऑल ग्रीन हाउसेज गैसेज का उत्सर्जन प्लस कार्बन उत्पादन द्वारा प्रति संतुलन लाना। यह 2026 का COP दिखाना करेंट्स में, और ये इसकी डिटेल्स हैं, इससे हम पढ़ सकते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा UN एजेंडा, बहुपक्षीय विकास बैंक, राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहित 18 एजेंसियाज हैं। स्थापना 1991 में वर्ल्ड बैंक पायलट प्रोग्राम की स्थापना। 1994 में GEF की निर्माण किया गया। ये निकाय है जो भी देश
इसका भाग होंगे उसे वित्त पोषण देंगे। वह पीओपी स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण के लिए फंड भी दिएंगे ताकि हम रिकवर कर सकें। 6 क्षेत्रों के आधार थे: जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जल, पीओपी, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, ओजोन डिप्लीटेशन के भाग हैं इसमें। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन क्लाइमेट फैक्टर्स UNFCCC से निकली वह गैस जिनको उनको यूज़ कर सकते हैं, वो सब इसमें आएंगे। ग्रीन क्लाइमेट फैक्टर्स गैस यूज़ कर पाते हैं क्योंकि उस फैक्टर को यूज़ करके प्रदूषक कम होते हैं। UNFCCC में मोस्टली पैसा आता है GEF ट्रस्ट फंड 1991 जो जैव विविधता सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रबंधन के लिए कार्य करता है और टिकाऊ वन प्रबंधन के बारे में बात करता है। विशेष जलवायु परिवर्तन कोष SCCF 2001 में बना 2022 से 26 की अवधि के लिए फंड देता है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए। छोटे द्वीप वाले विकासशील देशों को पैसा, धन, नवाचार प्राइवेट सेक्टर्स देते हैं और पैसा, धन और नवाचार देते हैं। अल्प विकसित देशों का कोष फंड LDCD 2001 में बना जो अफ्रीकन देशों को फंड करते हैं UNFCCC के द्वारा। हरित जलवायु कोष GCF इम्पॉर्टेंट है, UNFCCC द्वारा वैश्विक कोष से फंड फेडरल है, ये विकासशील देशों को फंड देता है। UNFCCC इसे ही पैसा रखता है बैंक जैसा। मुख्यालय कोरिया है, यह CDM प्लस NDC को ऑल पैसा मैनेज करने के लिए देता है। यह ही पैसा आता है, यहाँ ही आवंटन होता है। वर्ल्ड बैंक प्रशासित कोष जलवायु निवेश कोष है। बायो कार्बन कोष जो सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र का निकाय है। ग्रीन हाउसेज गैसेस कोष 2011 से में स्टार्ट किया गया। CFC-HFC को कम करना इसका काम है। वैश्विक तौर पर IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ही पैसे की लेन देन रखते हैं। वर्ल्ड बैंक जलवायु परिवर्तन के लिए निवेश का पैसा यह विकसित देशों और पैसे इसको मिलते हैं। वैश्विक ऊर्जा दक्षता व नवीकरणीय ऊर्जा कोष PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी पर होता है। फंड यूरोपीय यूनियन द्वारा आयोग का बैंक यूनियन निवेश बैंक करता है। AF अमेजोन फंड अमेजन वर्षा वन संरक्षण के लिए ब्राज़ील सरकार द्वारा 2008 में वित्तीय तंत्र के वित्तीय पोषण के लिए मिलता है। वहीं विकास के लिए वित्त पोषण पर उदासीसा अबाबा एक्सेशन एजेंडा AAA 4A इथोपिया कैपिटल है इसकी। सतत विकास के लिए वैश्विक ढांचा USA द्वारा जुलाई 2015 में विकसित किया गया। आज विकसित प्लस विकासशील में वित्त के लिए होते हैं, इसमें USA प्लस यूरोप और विकासशील में एशिया के जितने देश हैं वो सब आते हैं। 3rd नंबर पर अल्प विकसित देश धीरे धीरे जो संस्था में इनको पैसा मिल पाए KAAA द्वारा अलग से फंड दिया जाता है। फंड फॉर अल्प विकसित देश के लिए जलवायु परिवर्तन में फंड दिया जाता है। महत्वपूर्ण संगठन IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल, ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकाय है। ये 1988 में UNEP प्लस WMO द्वारा इसकी स्थापना की गई। यह साइंटिफिक लीगल प्लेटफॉर्म है। IPCC कार्यकारी एक्शन समिति में 5 हैं, इसमें मेन 3 हैं। जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार पर चर्चा, जलवायु परिवर्तन प्रभाव निर्धारण प्लस निवेश पर कार्य, वहीं निषेध पर कार्य। जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार प्रमुख घटक पूर्णकालिक, निवारण, दीर्घकालिक है। IPCC की बैठक अभी हाल ही इस वर्ष में हुई है और इसकी जो न्यू रिपोर्ट है वो 2027-28 में आएगी। वहीं ARG ग्लोबल स्टॉकटेक का आधार बनी। इसने बताया 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए 80%, जबकि जो कार्बन बजट है वो हमने पहले ही खत्म कर चुके हैं। IPCC में फोकस ऑन 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान वृद्धि सीमा सुनिश्चित प्लस कट द ईयर ऑफ द चेंज इज एक्सेप्टेड। वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु बाध्यकारी प्रणाली हेतु कार्य होगा। IPCC आने वाले टाइम अधिकार विस्तार करेंगी और 4 टाइप्स की होंगी। ये जलवायु परिवर्तन के वित्त पोषक के लिए कार्य करेगी। अंतर सरकार अलग से पैनल बनेगा। फॉरेस्ट मैकेनिज्म्स होंगे। ये ग्रीन हाउस गैसेज अलग पैनल पर बनेंगी। वहीं ग्रीन ऊर्जा हेतु अलग कार्य करेगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स WMD जलवायु रिपोर्ट देंगे। विश्व मौसम अनुसंधान WMD विशेष की जलवायु की जानकारी देते हैं, जिसको वैज्ञानिक प्रणाली में कहते हैं। यह रिपोर्ट निकालते हैं वह इससे इम्पॉर्टेंट होती है। रिपोर्ट IMP इम्पॉर्टेंट IPCC की है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट, इसमें केस स्टडीज़ होती हैं। ये रिपोर्ट निश्चित नहीं होती, कभी भी आती जाती रहती है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन चेतावनी रिपोर्ट देते हैं। वार्षिक रिपोर्ट है। WMO के कार्य का दर्शन बताती हैं। 1 और 2 जो हैं ये स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज और ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
भारत या विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन में योगदान ज़्यादा नहीं कर रहा है। यह ऑफिशियली यूनो के अभिभाषण में कहा गया है। यह पश्चिमी देशों द्वारा विकास का उत्पाद है। भारत या चीन फ्यूचर में प्रमुख कार्बन उत्सर्जन देश बनेंगे। भारत नेट जीरो की प्राप्ति करेंगे, नेट कार्बन जीरो करेंगे, यानी भारत जितना कार्बन निकालेगा उतना ही उसको शोषित भी कर लेगा। जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय योजना, यह भारतीय योजना इंस्पायर्ड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया से है। भारतीय योजनाएं 8 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री प्लस मेन के लिए। पहली सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा, हरित भारत राष्ट्रीय मिशन है। वहीं सतत आवास नियोजन, सतत कृषि, राष्ट्रीय जल मिशन, ये शहरी विकास के लिए सतत और ये न्याय संगत जल उपयोग के लिए बनाई गई हैं। हिमालय परितंत्र हेतु एक्शन प्लान्स बनाना, भारत के सभी परितंत्रों से विभिन्न है। जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय मिशन, भारतीय अन्य सभी परितंत्रों में जलवायु परिवर्तन प्रणाली प्रभाव सीमित करना, परितंत्रों का पर प्रभाव पड़ेगा उसको देखना। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण भारत में शहरों में होता है। भारत रिपीटेड क्वेश्चन इसी तरह लिखते हैं। भारत क्लीन एनर्जी पर फोकस करेगा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सब अंतर संभावना। भारत के कारण भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ 10 महीने तक गर्मी व सौर ताप आता है। भारत में एक योजना ने घर पर सोलार पैनल लगेगी और लोन लेगी सरकार, वह यह सरकार को बेच सकते हैं। 15 से 18 मंथ में 1000 रुपये कमा के देगा। थार मरुस्थल का सोलार पावर प्लांट लगाना ताकि यह भारत को फ्यूल बिजली दे सके और इसका 5 गुना बिजली सोलार पैनल उगा कर देगी। यह किया जाएगा और लेकिन पर इससे बहुत दिक्कत आएगी और सब मर जाएंगे। यह व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि मरुस्थल का स्थानांतरण होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा और बारिश करा देगा। उन्नत ऊर्जा की दक्षता का उन्नत आधुनिकरण, ओनली पे लोड कैपेसिटी हटाकर पे लोड सिस्टम कैपेसिटी करना, जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है उसे कम करना, अंधाधुंध नहीं क्लाइमेट लिमिटेड्स बनाना, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन कम करना, सतत विकास, स्मार्ट सिटी, आई लव इंडिया जैसी जगह बनाना, न्यू सिटी डेवलपमेंट के लिए। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण शहरों से होता है, इसको रोकना। राष्ट्रीय जल मिशन, वाटर वेस्ट इंटू करना, इसको न्यायसंगत प्रयोग करना। नॉन हिमालयस इकोसिस्टम और हिमालयस इकोसिस्टम, राष्ट्रीय अनुकूल कोष फंड NAFCCC 2015 से 16 में हुआ। ये कृषि, वानिकी, पर्यटन के लिए पैसा डाला जाएगा। इसमें 2 नोडल एजेंसीज कोष के लिए काम करेंगी। पहला है नाबार्ड, दूसरा है NAFCCC स्वयं। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दीर्घावधि में कम उत्सर्जन विकास रणनीति, भारत में मिस्र UNFCCC की COP27 में 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने की रणनीति बताई है। 2070 तक नेट जीरो करने के लिए इसके 7 पिलर्स का निर्धारण करना। ऊर्जा क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा प्लस निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी यूज कर जल वाष्प ईंधन का तर्कसंगत उपयोग करना। परिवहन क्षेत्र, परिवहन का विद्युतीकरण, स्वच्छ ईंधन पर चरण बंधन योजना, फ्यूल ब्लेंडिंग यानी फ्यूल को एथेनॉल में मिलाना। वहीं शहरी डिज़ाइन, शहरी नियोजन की दक्षता नीति, उपग्रामी को बढ़ाना, TNC टाउन में काउंटिंग प्लानिंग करना, प्लस जल ठोस के अपशिष्ट का प्रबंधन करना। औद्योगिक क्षेत्र, हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से कार्बन को कम करना। कार्बन कैप्चरिंग, जियो इंजीनियरिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेंसी एक तकनीक है जिसे जियो प्रौद्योगिकी का यह कार्बन कैप्चर करता है। हवा में सारी कार्बन निकाल कर ये ज़मीन में कार्बन को डाल देता है। यह 2 टाइप से होता है। बायो चारकोल, जो 100 साल रखने तो चारकोल बनता है। बायोचार, जो कुंडों में 50 साल ज़मीन में रखें तो उर्वरक बनेगा। एशिया का बिगेस्ट आम का बागान जामनगर में है। वनस्पति बढ़ाना, निम्न कार्बन विकास के लिए आर्थिक वित्तीय पहलू। मिशन लाइफ, भारत द्वारा 2011 में 2021 में COP26 में पेश किया गया। पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत तौर पर यह संस्कार देना। नोट, सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैन होना, विश्व का 12% तक कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। सिविक सेंस सीखना, मानसिक तौर पर प्रदूषण को करना, ये लोगों को सिफाई करना। मिशन इंटीग्रेशन बायोफ्यूल्स, इसमें PPP सार्वजनिक निजीगत भागीदारी के स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों पर तेजी से लाया गया मिशन इनोवेशन पर आधारित है। 2030 तक 10% तक रासायनिक ऑयल रिफाइनरीज को जीवाश्म ईंधन से प्रतिस्थापित करके जैव ईंधन में लाना। मिशन इनोवेशन 2030 30 नवंबर UNSS को COP21 पेरिस समझौते का पार्ट है। 22 देश प्लस यूरोपीय संघ में मानव संस्थापक है इसका, वह यह नवाचार पर आधारित है। ओजोन लेयर, ओजोन संघुना,
ओजोन लेयर का निर्माण, वायुमंडल निर्माण निम्न में से इसमें नहीं होता। यह जब फोटोसिंथेसिस से CO2 यूज़ कर O2 का निर्माण होता है तब वैसे हिसाब से बनती है। O2 का स्तर वायुमंडल पर बढ़ने पर UV टाइप की जो लेयर्स है वो ओजोन लेयर बनाती हैं। O2 में जब सूर्य की किरणें की UV रेज मिलती हैं तो वो O2 को दो पार्ट में बांट देती हैं, O1 और O1, ये दो बन गई। अब जब एक O2 एक O एक 2 से मिलेगा तो O3 बन जाएंगे और इसमें गर्मी निकलेगी। वहीं O3 जो है उसमें जब UV रेज पड़ेंगी तो क्या होगा, O2 बन जाएगा और O अलग हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा वायुमंडल है, क्षोभमंडल के ताप में यहाँ ओजोन लेयर, और ये समताप मंडल के जो बीच में जा रही है ओजोन छिद्र है। ओजोन छिद्र की सांद्रता प्लस घनता कम है। वहीं UV रेज संपर्क के आने पर अल्फा ये 5 से 7 ईयर्स ऑफ कैंसर कर देता है। बीटा जो 1 से 2 साल में कैंसर करता है। गामा रेज जो 1 से 2 मिनट के या 1 दिन में कैंसर कर देता है। पर ओजोन UV रेज को अवशोषित करती है। UV गामा रेज को 100% तक अवशोषित करता है। ओजोन ऑक्सीजन चक्र समताप में संरक्षण UV रेज से करती हैं और हीट को छोड़ती है। क्षोभमंडल में अगर UV रेज हो, क्षोभमंडल में अगर ओजोन लेयर हो तो ग्लोबल वार्मिंग प्लस गर्मी कराता है। ओजोन लेयर 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। 9 से 23 में सघनता सांद्रता ज़्यादा होती है। ये पृथ्वी है, ओजोन लेयर यहाँ पे है, यहीं ये इस पे ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जितना घनता होगी उतना ही क्षोभमंडल में कूलिंग इफेक्ट देगी। नॉर्मली O3 जब होते हैं इस पर UV रेज पड़ती हैं तो वो O2 और O बन जाते हैं। वहीं हीट और O2 निकलता है। जब O और O2 मिलते हैं तो O3 बनते हैं और हीट निकल जाता है। परंतु O2 प्लस O प्लस CFC मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। यह O3 बनने नहीं देती। यही कारण से CFC ओजोन लेयर में छिद्र बनाती है व ओजोन की कमी करती है। उत्तरी ध्रुव में ओजोन की सांद्रता सबसे तेजी से कम हुई है। इसका कारण है CFC और HFC। ये फ्रिज में होता है। गुड ओजोन समताप मंडल में जो O3 जो बनती है ये UV परावर्तित करती है। वहीं बैड ओजोन जो क्षोभ मंडल में टेम्परेचर को बढ़ावा देती है। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन छिद्र मुख्य मानव द्वारा कुछ विशेष गैस का उपयोग निकालती हैं जो O2 के साथ परमानेंट बंध बनाकर O3 को प्राकृतिक रूप से इसके बाधित करती हैं। O3 की सांद्रता की कमी होती है जिससे ही ओजोन लेयर में छिद्र बनता है। ओजोन होल ध्रुवीय क्षेत्रों में ही होता है मानव जनित और प्राकृतिक कारण से। पृथ्वी पर 4 प्रकार की जेट स्ट्रीम चलती हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, सोमालियन और ध्रुवीय रात्रि की जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम्स हैं। जब ध्रुवीय रात्रि की जेट स्ट्रीम चलती है तो ओनली शीत ऋतु में चलती है। समताप मंडल में O3 होती है जो वहाँ का ताप बढ़ा देती है। केवल ध्रुवीय जेट स्ट्रीम ऊर्ध्वाधर चलकर क्षोभमंडल में समताप मंडल में चली जाती है और O3 छेद हो जाता है। पोलर नाइट की जेट स्ट्रीम दावांतर के कारण ऊर्ध्वाधर चलने वाली जेट स्ट्रीम प्राकृतिक कारण से होती है। ध्रुवीय कार्य क्षेत्रों में द्वारा ओजोन छिद्र महाद्वीपीय जल की परिसंचरण मानव अवशिष्ट को पूरे विश्व में वितरित करता है। ध्रुवीय क्षेत्र में जाता है, यहाँ पहले से कम O3 कम होता है और यहाँ जाकर और कम कर देता है जब भी हवाएं यहाँ पे जाती हैं। वायुमंडल परिसंचरण वास्तव में अवशिष्ट गैसों को पूरे वायुमंडल में विस्तृत कर देती है। यहाँ है ध्रुवीय रात्रि की जेट स्ट्रीम। शेरवुड व मॉलिना 1974 में पहली बार बताया गया कि CFC O3 को नुकसान पहुंचा रहा है। ओजोन परत में रिक्तीकरण की जानकारी 1870 के दशक में प्रारंभ की गई। जानकारी 1870 के दशक में थी। वैश्विक स्तर में चर्चा 1974 में प्रारंभिक हुई जो कि 1985 में ब्रिटेन के आर्कटिक सर्वेक्षण के पश्चात एक विशेष चिंता का रूप बताती है। हेलोकार्बन जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन, कार्बन, हाइड्रोजन इन्हीं के अनुपात के निम्नलिखित से बनती हैं और जो O3 को नुकसान पहुंचाती हैं। हेलोकार्बन्स अनुपात से बनती हैं। O3 इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती। वही CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो AC फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से बनती है। हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन जो CFC के रिप्लेस किया गया बट ये भी CFC जैसा ही है, इसमें इलेक्ट्रिक उपकरण में होती है। हेलोस अग्निशमन यंत्रों से प्रयुक्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये CFC प्लस हेलोस के साथ यूज होता है। कीटनाशकों में यूज होता है, पेंट में होता है, चीज़ों के कीड़ों को दूर करने वाली में CLS डालते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड जो फ्लोमेंटिंग में यूज़ किया जाता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो क्लीनर फार्मेसी में यूज़ करते हैं। ब्रोमोक्लोरो
मीथेन जो अग्निशमक यंत्रों में यूज करते हैं। फैक्ट, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CFC पैकिंग इंडस्ट्रीज द्वारा निकलती है। थर्मोकोल के निर्माण में थर्मोकोल से CFC निकलती है। ODGI ओजोन शहरीकरण गैस सूचकांक, ये फैक्ट फॉर्मेलिन डेड बॉडीज में उगती है ताकि बॉडीज सड़े नहीं, इससे कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स बनते हैं, ये मछली में मिलती है। ODGI किसी स्थान पर कलेक्टिवली ओजोन के शरण करते हैं, वह गैस को बताने वाला सूचकांक है। 2022 में ODGI में कमी आई, प्लस आर्कटिक जोन का छिद्र भी कम हो रहा है। यह सूचकांक ओजोन में छिद्र हेतु जिम्मेदार गैसों के संतृप्ति को बताता है। ओजोन का आर्कटिक छिद्र भी कम हुआ है इसी वजह से। ODGI आर्कटिक छिद्र कम हुआ है। वास्तविकता में ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहा है क्योंकि समताप मंडल व ध्रुवीय क्षेत्रों में दबांतर कम हुआ है, तो ध्रुवीय रात्रि की जेट स्ट्रीम कम हुई है, जिसके कारण छिद्र कम हुआ है। मानव ने इसमें कोई रोल नहीं है। बीते 5 वर्षों में 3 वर्षों में लाल नीना का वर्ष यानी सामान्य स्थिरता रही है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे पहला संस्करण वियना कन्वेंशन, सबसे पहला संरक्षण आया फॉर ओजोन के लिए आया। 1985 में इसको लागू किया गया और 1988 में इसको लागू किया गया। 1985 में आया और 1988 में लागू किया गया। इसमें 198 देश हैं। उद्देश्य CO2 का रिक्तीकरण है, उसकी निगरानी करना प्लस रिपोर्टिंग करना, और ये बाध्यकारी नहीं है। फिर आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में आया, 1989 में लागू हुआ, 1998 देशों द्वारा की गई। वियना प्लस मॉन्ट्रियल को मोस्ट सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। विशेषताएं, ओजोन की रिक्तीकरण में 4 पार्ट को सही करना। सबसे पहले ODS पक्ष की क्रिया यानी पार्टिसिपेंट्स की जिम्मेदारी, रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग करना, उस देश से कितनी कंपनी CFC निकालती हैं वह उन कंपनी के चरणबद्ध तरीके से लाइसेंस देंगे। CFC वाली कंपनीज को बिना लाइसेंस के खोलना बिल्कुल मना कर दिया। प्रतिबद्ध की प्रकृति, निर्धारण करना कि बाध्यकारी तौर पर विकसित प्लस विकासशील देशों को उनके अनुसार अलग अलग काम देने पर बाध्यकारी होंगे। सहायता, ऑल देशों को सहायता दे के O3 कम करेंगे। यह अलग अलग माध्यम से पैसा देकर देशों की हेल्प करना। चयन हेतु फीडबैक देना, पूर्वावलोकन, हर 3 साल बाद अचीवमेंट की रिपोर्ट आएगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 6 बार संशोधन हुआ, इंपॉर्टेंट। लंदन संशोधन 1990 में मिथाइल क्रोमोफॉर्म कार्बन को जोड़ा, इसको समाप्त करना। कोपेन हेमन सेरो 1992 में HCF को फेस आउट शामिल करना, प्लस मिथाइल ब्रोमाइड को निर्धारित करा, सीमित यूज। मॉन्ट्रियल संशोधन 1997 मिथाइल ब्रोमाइड को समाप्त करना, 2005 विकसित करना, 2015 विकासशील। बीजिंग संशोधन 1999 में ब्रोमोक्लोरो मीथेन शामिल किया गया। किंगली संशोधन 2016 में 2040 तक पूरी तरह से HCF के 80 से 85% कम करना यहाँ हो भी जाएगा। सफलता, ओजोन छिद्र में कमी आई। ओजोन रिक्तीकरण में भारत के प्रयास, भारत वियना 1991 मॉन्ट्रियल 1992 के पार्ट बने। ओजोन सेल स्थापना करना, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय ओजोन इकाई NOU के रूप से स्थापना की। ओजोन क्षयकारी पदार्थ का नियमन प्लस दुनिया करते हैं, इसी सूचीबद्ध करा, प्लस इसका आयात निर्यात पंजीकरण के माध्यम से होगा। ODS मिसलेनियस इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान भारत ने किया। सर्वप्रथम यह पर्यावरण प्लस सामाजिक आर्थिक कार्य करते हुए सतत कूलिंग प्रदान करेंगे। 2040 तक AC प्लस फ्रिज की डिमांड कम करेंगे। वहीं CFC का भी उत्सर्जन कम होगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन, वहीं UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक EIA यह बताता है कि किसी स्थान पर पर्यावरण कितना सुरक्षित है और कितना नहीं, आकलन करना। भारत में EIA की रिपोर्ट 4 प्रकार से होती है। इसकी स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक सुविधाएं, मूल्यांकन, लिखने की कला, ये सब आती है। चरणों के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण प्लस आकलन करते हैं कि इतने स्तर पर संरक्षण होगा। हमने जो कार्य किए उसको किस स्तर पर कर रहे हैं वो देखते हैं। हरित गलियारे प्रोजेक्ट लक्ष्य, हम भारत में संग्रहण वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगे, संग्रहण वन क्षेत्रों को अन्य वनों से जोड़ेंगे और अन्य वनों के क्षेत्रों को अन्य वनों से जोड़ेंगे, जिससे वृद्धि करेंगे। UNEP हरित गलियारों का बेस्ट प्रोजेक्ट है। रेलवे ग्रीन प्रोजेक्ट अलग करें, रेलवे क्रॉसिंग, फ्री रेलगाड़ी फाटक हटाना व फ्री बनाना। भारतीय रेल शौचालय का विकास, ओपन वॉशरूम्स नॉट इन यूज, टेंट वॉशरूम नॉट सो सक्सेसफुल, बायो टॉयलेट्स जो बैक्टीरिया स्प्रे करते हैं, एक्सक्रीशन इन ब्लैक वाटर फॉर खाद्य, वैक्यूम वॉशरूम, ये उत्पाद में बायो
वॉशरूम्स होते हैं जो मीथेन निकालते हैं, तो इसलिए वजह से चली नहीं। वैक्यूम बेस्ड वॉशरूम क्यों है? मीथेन जो बायो टॉयलेट से निकलती है, इसके कारण वैक्यूम बेस्ड वॉशरूम से मीथेन नहीं निकलती। दे डू नॉट यूज़ फॉर रॉ वाटर ड्राई फ्रॉम, दे यूज़ कार्बनिक निकालते हैं। 4 से 5 साल बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। EIA का महत्व, दीर्घकालिक विकास करना पर्यावरण संरक्षण के साथ। नोट, विकास पर्यावरण कल्याण के लिए ओनली एक चीज़ हो सकती है, पर्यावरण वर्सेस विकास वर्सेस कल्याण। लोकतंत्र, व्हाट प्रॉब्लम्स वांट्स, पर्यावरण सती कमी, जोखिम कारकों को संबंधित, रिस्क ऑफ रिकॉग्नाइजेशन करना, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, जोखिम, ये सब बातें की जाती हैं। परियोजना में से व्यक्ति के मुद्दे संबोधित करना, प्राकृतिक आपदाओं को रोकना। भारत में EIA संबंधित मुद्दे, जागरूकता अभाव, EIA का अभाव, स्थानीय भाषा में EIA की अनुपलब्धता, अज्ञानता, भ्रष्टाचार, लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। करंट विषय, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इन 2023। ब्रह्मांड में मोस्टली हाइड्रोजन ही होता है। ज्वलनशील, रंगहीन, पानी में अघुलनशील, हाइड्रोजन जल के सहउत्पाद भी नहीं देती, यह रिस्की, अज्ञानता और महंगी है। उद्देश्य, भारत में हरित हाइड्रोजन को प्रमोट, आयात निर्यात करना, वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड सेंटर बनाना है। हाइड्रोजन से ऊर्जा निर्माण, 300 साल में हम जीवाश्म ईंधन यूज़ कर रहे हैं, तो राष्ट्र में औद्योगिक केंद्र से लेकिन गलियारे जीवाश्म ईंधन से बने हैं। विकसित देश अधोसंरचना का जीवाश्म ईंधन केंद्रित है। हाइड्रोजन यूज़ कर बाकी चीज़ों को रिड्यूस होंगे, इसलिए हाइड्रोजन धीमी गति से यूज़ कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, सबसे बेस्ट होती है ग्रीन हाइड्रोजन, जो सौर और पवन ऊर्जा से बनती है, इससे 0% प्रदूषण होता है। ब्लू, जो प्राकृतिक गैस से बनती है, जो CO2 को हवा में जो छुटी हुई होती है उसको कैप्चर कर लेती है। ग्रे हाइड्रोजन, जो प्राकृतिक गैस से बनती है और CO2 को छोड़ती है। ब्लैक और ब्राउन, ये सबसे गंदी होती है, ये कोयले से बनती है और सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती है। रेड, जो न्यूक्लियर एनर्जी से गर्मी और बिजली बनती है। येलो, जो सौर ऊर्जा से बनती है। पिंक हाइड्रोजन, जो 100% न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा बनती है। फिरोजी कलर वाली जो हाइड्रोजन होती है वो मीथेन पायरोलिसिस से बनती है, जो CO2 नहीं, ठोस कार्बन निकालती है। विशेषताएं, साइट्स कार्यक्रम, हरित हाइड्रोजन के संक्रमण के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप। मिशन 2 मेन मुख्यतः ग्रहित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा करता है। 2 वित्तीय प्रोत्साहन की बात करता है, इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन हब, भारत को विकसित करना। हब मतलब उत्पादन प्लस निर्यात करना, और ट्रेड वैश्विक रूप से बनाना चाहता है। भारत का पायलट प्रोजेक्ट, भारत इसको तेजी से बढ़ाएगा। अंतिम उपयोग क्षेत्र के हिसाब से, शिप यूज इन मेन्स, इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हम प्राइवेट प्लेयर्स से साइंटिस्ट को मिलाकर टेक्नोलॉजी सीखेंगे और भारत इनोवेशन को बढ़ाएगा। हम देश 125 गीगावाट में नगरीकरणीय ऊर्जा क्षमता को वृद्धि करेंगे। 7 ईयर्स कम से कम 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। 8 लाख निवेश करोड़ किया गया और 6 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी इसमें। जैव ईंधन, कभी भी जैविक पदार्थ के अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका कारण है ईंधन। भ्रम, पूर्ण तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं होता, इसके कारण मुक्त रूप से प्रयोग होने पर यह उत्सर्जन को बढ़ाता है। राष्ट्रीय नीति 2018 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर 2030 तक घटाकर 2026 तक का लक्ष्य किया गया। जैविक पदार्थ शर्तें, हम पेट्रोल में एथेनॉल को ब्रांडिंग करेंगे, इसके 3 सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। एथेनॉल का निर्माण, गन्ने के उत्पादन वाले किसान एक ऋतु में होगा। शुगर मिल्स, गन्ने का आधारित गन्ने किसान को कम कीमत मिलती है, कारण एक ऋतु में उगता है ओनली, और दूसरी रस निकलने के बाद इसकी खोई को जला देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी होता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने के कई फायदे होंगे। किसान की अतिरिक्त आय, किसान फैक्ट्रीज में गन्ने की खोई को भी पैसे मिलेंगे और प्रदूषण कम होगा। किसान खोई एथेनॉल उत्पादकों को बेचेंगे, एथेनॉल को सड़ाकर पेट्रोल में मिलाएंगे, किसान को 2 गुना फायदा होगा, उत्पादन का स्थान होगा। एथेनॉल प्लस पेट्रोल को मिलाना, इससे 2 सकारात्मक पर्यावरण फायदे होंगे। पेट्रोल कीमत में नियंत्रण, प्रदूषण कम, एथेनॉल प्रदूषण कम, लगन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कीमत में कमी, महंगाई कम, व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। बढ़ने पर सरकार टैक्स लगाती है तो विकास होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। नोडल, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति इसकी नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में
यह फोर्थ जनरेशन जैव ईंधन प्राप्त करके निर्यात उत्सर्जन एथेनॉल को प्रोत्साहित करना, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना, जैव ईंधन का वर्गीकरण। प्रथम पीढ़ी रॉ फॉर्म में सोयाबीन जैविक चीज़ों की चीनी द्वारा एथेनॉल बनाया, बायोडीजल खाद्यान्न फसलें। दूसरी पीढ़ी जिसमें गैर खाद्यान्न फसलें चारा जो नहीं उगाती अवशिष्ट को एथेनॉल बनाना और बायोडीजल में। उच्च कोटि के सपने हैं, ये अभी नहीं होंगे, अब करेंगे। तीसरी पीढ़ी जलीय सूक्ष्म जीव शैवाल का द्वारा एथेनॉल बनाना। चौथी पीढ़ी में हम बायो इंजीनियरिंग का प्रयोग करके फसलों का उत्पादन करेंगे जिससे उनका प्रयोग में एथेनॉल होगा। जैव ईंधन 3 टाइप के होते हैं, बेस द्रव्य और गैस। लकड़ी कंडा एथेनॉल द्रव्य में, गैस में बायोगैस और गोबर गैस। नोट, कोई भी देश उत्पादन में लड़ता है तो हमेशा टूट के हार के ही आता है। अफगान में लड़ता है तो 1995 में देश भारत में गोबर गैस के प्लांट लगे थे पर यह ब्लंडरिंग फेल हो गया। केस स्टडी, चाइना में ग्रामीण विकास का आधार पहले गोबर गैस को बढ़ाया गया। चाइना में ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से आधुनिक हुआ और यहाँ तक कि गोबर गैस से बिजली तक बनने लगी। भारत ने भी चीन की भांति अवशिष्ट प्रबंधन तकनीक रूप से गोबर गैस इंट्रोड्यूस करा। वह भारत में गोबर गैस की विफलता का कारण ये था कि भारत ने कभी भी गोबर गैस को अवशिष्ट माना ही नहीं। भारत में गोबर को ठोस अवशिष्ट माना ही नहीं जाता। भारत में गोबर के पहले ही ईंधन था। भारत सरकार ने नीतिगत मिस्टेक हो गई। भारत में गोबर यह खाद्यान्न तो ईंधन है, लोग को सही तरीके से नहीं बताया जिस वजह से असफल हुआ। लोहा फिक्स या कार्बन फिक्स प्रोजेक्ट, भारत व जर्मनी में मिलकर यह प्रोजेक्ट लाया। भारत ने इसको सपोर्ट भी किया। सफल बनाने हेतु राजनीतिक समर भी प्रदान किए गए। कारण, पीएम मोदी स्टेट इंडिया हैव टू लुक टूवर्ड्स ओशन फ्रॉम फूड्स। विश्व की समस्या कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सागर में मिलती है और पादप संश्लेषण होता है। CO2 अवशोषित कर जहां सागर में जल अवसाद मुक्त हो और पश्चिमी घाट में ने मिलाकर सागर पर इंडिया प्लस जर्मनी लोहे की पूर्ण चूर्ण को डाला गया तटों पर ताकि सागरीय पादपों की तीव्रता से वृद्धि हो। प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 ले लेंगे। भारत ने पश्चिमी घाट में आयरन डस्ट डाला और अतिरिक्त उपजों पादपों की मृत्यु के बाद यह पुनः मुक्त हो जाएगा। भारत ने कहा सी ग्रासेस को बोला झड़ने पर पहले ही लग जाएंगे और आयरन रिचेस होंगे तो खाद्य सुरक्षा उद्योग सस्ती मिलेगी। सी ग्रासेस आर फार्मा मेडिकल टू यूज, बट न्यूज़ में आया कि सोनार नेविगेशन आधारित सागरीय जीवों के तटीय क्षेत्र में फंसने के कारण मृत्यु हो रही है, जिसकी वजह से जो मछलियाँ होती हैं उनकी आँख ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए वो सोनार नेविगेशन का रास्ता करती हैं। बट आयरन चूर्ण डालने से ये रास्ता भटक रही थी, यह ज्वार पे जा रही थी प्लस भाटा में फंस रही थी, इसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया।